आज मैं सुनाने जा रही हूँ दो सहेली, कविता और रवीना की दुखद प्रेम कहानी। कहानी अगर अच्छी लगे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी, आप कविता है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर कविता ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही कविता के मुंह से निकल पड़ा, अरे रवीना, तुम कैसी हो? थैंक गॉड, मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कि कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम्हें इतने दिनों बाद देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं ना हम। अरे यार, तुम यहां कब आई? कुछ ही दिन हुए हैं यहां आए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं ना, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूं। तो ठीक है, आज मैं जरा जल्दी में हूं। तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। रवीना ने अपना विजिटिंग कार्ड कविता के हाथ में थमाते हुए कहा और फिर कविता से आने का वायदा लेकर डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल गई। कविता बच्चों के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर तक चली आई थी और यहाँ उसकी मुलाकात अचानक ही रवीना से हो गई थी। घर आने के बाद भी कविता के दिमाग में रवीना ही घूम रही थी। कविता और रवीना एक ही मोहल्ले में रहती थीं। रवीना के पिता आर्मी में थे। उन्हें दूर दराज के इलाकों में रहना पड़ता था, इसलिए रवीना को उसकी बुआ के पास पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। गोरी चिट्टी खूबसूरत रवीना शोख मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें आसानी से किसी को भी आकर्षित कर सकती थीं। बात बात पर ठहाका लगाकर हंस पड़ती। हंसते हुए गालों में गड्ढे पड़ते तो उसकी सुंदरता और बढ़ जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण रवीना मोहल्ले की दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। रवीना कभी सलवार कमीज पहनती तो दुपट्टा गले में डालना भूल जाती। छोटी मिडी और ऊंची सैंडल पहनकर इतनी अदा से चलती कि देखने वालों के दिल हलक में आ जाते। कॉलेज जाना हो या कहीं और, इतना सज धज कर निकलती जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मंचलों का जमावड़ा ही लग जाता और मंचले लड़के उसके ऊपर कमेंट करते, पर वो परेशान होने की जगह रवीना इस तरह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में वह चालू लड़की के रूप में पहचानी जाने लगी थी। खुद को इज्जतदार कहने वाले घरों ने अपने परिवार की लड़कियों पर रवीना से मिलने जुलने, बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि उन्हें रवीना की संगति में अपना मान सम्मान खतरे में दिखाई देने लगी थी। कविता को भी रवीना से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों की बातें हो जाती थीं। एक दिन रवीना का अच्छा मूड देखकर कविता पूछ ही बैठी, तुम जानती हो रवीना, तुम्हें लेकर लोग किस तरह की बातें करते हैं? जानती हूं यार, मुझे सब मालूम है। मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। रवीना ने उकताए हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करके मैं इस उम्र में बूढ़ी दिखना नहीं चाहती, और तू भी लोगों की परवाह जरा कम किया कर, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगेगी। फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मोहल्ले की लड़कियों के लिए अछूत बन चुकी रवीना उन तमाम लड़कों के आकर्षण का केंद्र थी जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम न था। रवीना के नए नए प्रेम के किस्से मोहल्ले की हवाओं में गूंजते रहते, जिनमें अधिकतर सच्चाई कम ही होती और मन घड़ंत किस्से से ज्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते जिन्हें वह नजर उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से कविता का रवीना से मिलना जुलना बंद ही हो गया था। फिर एक दिन सुनने में आया कि रवीना किसी लड़के के साथ भाग गई। उसके बाद फिर कभी उसकी खबर नहीं मिली। इधर कविता के पिताजी कविता के विवाह के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। काफी दौड़ धूप के बाद कविता का विवाह मनोज से हो गया। मनोज की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नई नई नियुक्ति हुई थी और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के कुछ समय बाद कविता भी मनोज के पास चली गई थी। अब तक कविता 2 प्यारे प्यारे बच्चों की मां बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद अचानक रवीना को देखकर कविता के मन में उसके बारे में जानने की चाह जाग उठी थी।
इतना वक्त बीतने पर भी रबीना में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं आया था। वही बोलती सी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरहरी बदन। रबीना की सूनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई थी कि रबीना ने शादी नहीं की। अचानक ही वह अपनी तुलना रबीना से करने लगी। साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को रबीना से ज्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति मनोज उसे बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता था, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती थी। जहां एक ओर उसके पास मनोज जैसे प्यार करने वाले पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे, वहीं दूसरी ओर रबीना के जीवन की अभाव उसे साफ नजर आ रही थी। उसे रबीना से हमदर्दी होने लगी थी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर कविता रबीना के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़-भाड़ से दूर समुंदर के किनारे पॉश कॉलोनी में रबीना का फ्लैट था। अपने घर कविता को आया हुआ देखकर रबीना प्रसन्नता से खिल उठी। आओ कविता, मैं तो समझी थी कि तुम नहीं आओगी। आती कैसे नहीं, तुमसे मिलने का इतना मन जो था। कैसी हो तुम? एकदम चकाचक। रबीना हल्के से मुस्कुरा उठी। एक लंबे अरसे के बाद दोनों को आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला था। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रहीं। रबीना को मूड में देखकर कविता पूछ ही बैठी। एक बात पूछूं रबीना, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने लभर के लिए घर छोड़ दिया था ना? क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? कविता ने जैसे रबीना की दुखती रग को छेड़ दिया था। एक फीकी सी मुस्कान रबीना के होठों पर तैर गई। नहीं यार, वो तो बेवफा नहीं है। वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी। लेकिन तुम्हें क्या मिला? सिर्फ बदनामी। वह तो अपनी पत्नी के साथ मजे में रह रहा होगा और यहाँ तुम अकेली जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो। सबकी किस्मत में सब कुछ नहीं होता कविता, रबीना ने मायूसी से कहा। मनु ने शादी जरूर कर ली है, लेकिन उसका प्यार आज भी मेरा है। वह अपनी बीवी के पास होकर भी उसके पास नहीं है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो रबीना? कविता ने थोड़े आश्चर्य से कहा। अगर वह तुमसे सच में ही प्यार करता तो सारे जमाने को ठुकराकर तुम्हें अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी कविता, रबीना ने मनु का पक्ष लेते हुए कहा। मनु अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। मुझसे इतनी दूर रहकर भी मेरी जरूरतों का पूरा ध्यान रखता है। ये फ्लैट भी उसी ने दिया है। महीने में 1-2 बार मेरे पास जरूर आता है। मुझे ढेर सारा प्यार करता है। बाकी दिन मैं उसके फिर से आने के इंतजार में काट देती हूँ। रबीना की आवाज में दीवानगी सी झलकने लगी थी। तुम कुछ भी कहो रबीना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में नहीं पड़ती तो आज बेहतर जिंदगी बसर कर रही होती? अब जाने भी दो कविता, रबीना ने थकी सी आवाज में कहा। फिर शायराना अंदाज में किसी अनाम शायर का शेर कह उठी। ना तुम बेवफा हो, ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें, अपनी रहे जुदा है। फिर कुछ सोचकर बोली, कविता तुम देखना चाहोगी उसे? फिर कविता के जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो कविता, मैं अभी आती हूं। कुछ पलों के बाद अचानक छन से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। कविता लगभग दौड़ते हुए दूसरे कमरे में गई। रबीना फर्श पर अपना पांव पकड़े बैठी थी। पास ही में एक स्टूल उल्टा हुआ पड़ा था, साथ ही कांच के टुकड़े और एक फोटो। शायद उसने स्टूल पर चढ़कर फोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वह फोटो समेत नीचे आ गिरी थी। रबीना, ठीक तो हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूं, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फोटो तो ठीक है ना? कविता ने आगे बढ़कर धीरे से फोटो को उठाया। फोटो पर नजर पड़ने के बाद तो जैसे वह पलक झपकना ही भूल गई। उसे लगा जैसे उसके कानों के पास बम फूट रहे हों। रबीना कुछ कह रही थी, पर वह क्या कह रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। ये कविता के मुंह से बस इतना ही निकल पाया। हाँ, यही है मेरी जिंदगी, मेरा प्यार, मेरा मनु। कविता ने एक बार फिर गौर से तस्वीर को देखा। जिस मजबूत किले में वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, उसी किले की दीवारें एक एक करके गिरती जा रही थीं। यह उसके पति मनोज की तस्वीर थी। कविता को लगा जैसे जमीन पर पड़ा सारा का सारा कांच
उसके सीने में ढंस गया है और उसका सीना लहूलुहान हो गया है। कविता ने एक कहर भरी नजर रबीना पर डाली। वह दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रही थी। बाहर सूरज समुंदर में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समुंदर को भी लाल किए हुए थी। कविता को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुंदर के सीने के भी पार हो गए हैं और पूरा समुंदर लहूलुहान हो गया है। बस इतनी सी थी कविता और रबीना की ये कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इस ऑडियो बुक को सुनने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ।